नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक रहेगा गैस्ट्राइटिस, जिसे अपन आयुर्वेद में रिलेट कर सकते हैं आद्यमान से। दोस्तों, गैस्ट्राइटिस क्यों होता है, कैसे होता है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराने हैं अपने को ये जानने के लिए, और इसका चिकित्सा क्या है। ये एलोपैथ के साथ साथ अपन आयुर्वेद दोनों ही मत में आज इसको जानेंगे। आयुर्वेद में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये डिसीज़ दोस्तों, और इसे एसिडिटी ना समझे। एसिडिटी दोस्तों एक्यूट स्टेज में अपन इसे एसिडिटी कह सकते हैं, लेकिन गैस्ट्राइटिस यानी कि वो इन्फ्लामेशन वहाँ होने लग गया है। एसिडिटी की क्रोनिक कंडीशन अपन गैस्ट्राइटिस कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। गैस्ट्राइटिस मीन्स एन एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक। देखिए दोस्तों, किसी भी कारण से हो सकता है वो इन्फ्लामेशन, जरूर नहीं है एसिडिटी की वजह से ही हो रहा है। बस स्टमक में इन्फ्लामेशन है, या तो वो बिल्कुल एक्यूट यानी कि बिल्कुल नया नया है, एक दो हफ्ते वाला है, और क्रोनिक यानी कि उसे काफ़ी टाइम हो गया है। अपन एक गैस्ट्राइटिस की बात कर रहे हैं तो 1 महीने तक भी अपन इसे एक्यूट ले सकते हैं, 2 महीने ले सकते हैं, 3 महीने ले सकते हैं। परंतु दोस्तों, अगर कंटिन्यूस ये चीज़ है 6 महीने तक है तो वो अपन क्रोनिक के अंदर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इन्फ्लामेशन है स्टमक में, उसे अपन ने गैस्ट्राइटिस कह दिया है। आगे बढ़ते हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या है? दिस इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एस्पिरिन एंड एल्कोहल। यानी कि दोस्तों, सबसे ज़्यादा एक्यूट क्यों होता है? एक्यूट मतलब मान लीजिए 1 हफ्ते से आपको ये है चीज़ डिसीज़ है, तो 1 हफ्ते में क्या हो सकती है, 2 हफ्ते से मान लीजिए, तो ये क्यों हो सकती है? तो ये इसलिए कि आपने किसी भी कंडीशन से हाथ पैर दर्द हुए या कोई भी ऐसी कंडीशन हुई जिससे आपको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेनी पड़ी, उस कंडीशन की वजह से हो सकता है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कैसी, जैसे कि कोई भी जो अपनी डाइक्लोफेनिक है, या फिर इन्फ्लामेशन को कम करने वाली आइबुप्रोफेन वगैरह है, जितनी भी आपकी ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है वो आपने ली, तो उस वजह से ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो सकती है। इसके बाद एस्पिरिन आपने ली। एस्पिरिन क्या है दोस्तों? एस्पिरिन भी लोग बहुत यूज़ करते हैं दर्द के लिए, स्पेशली सिर दर्द में ये एस्पिरिन दी जाती है। इसके बाद एल्कोहल दोस्तों, एल्कोहल की वजह से भी ये हो सकता है। क्यों हो सकता है एल्कोहल? क्योंकि दोस्तों, अपने स्टमक में रहता है HCl, और 2 एसिडिक चीज़ रहती है, और एल्कोहल क्या रहता है? एल्कलाइन चीज़ रहती है। तो दोनों जब बार बार वो एल्कलाइन और एसिडिक कंटेंट जब मिलते हैं, तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकस लेयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से कंडीशन हो सकती है। मैक्रोस्कोपिकली देयर इज एडिमा इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड इरोजन। यानी कि मोटा मोटी अपन देखें तो इडीमा हो जाता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे, यानी कि गैस अपन ने स्टमक के अंदर जो लेयर है उस पर सूजन आ जाती है और वो छिलने लग जाती है, ये हो गई है। और माइक्रोस्कोपिकली अगर देखें, देयर इज लॉस ऑफ द सरफेस एपिथेलियम, हाइपरेमिया, इंक्रीज ब्लड फ्लो। ठीक है दोस्तों, सही बात है। बाहर से अपन देख रहे हैं तो वो फूली हुई लग रही है और उसमें कुछ इरोजन्स हो रहा है, परंतु माइक्रोस्कोपिकली अपन देख रहे हैं जब क्या हो रहा है, वहाँ पे सरफेस एपिथेलियम हट गई है उसकी, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ हो गया है और पेन जो है कंटिन्यू बना हुआ है। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे? एनोरेक्सिया रहेगा, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख नहीं लगेगी आपको दोस्तों, भूख नहीं लगेगी। दूसरा नोज़िया रहेगी, यानी कि जी मचलाना रह सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है। एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन क्या है? जहाँ आपका पेन होता है ये बिल्कुल बीच में, नाभि के 5 अंगुल जस्ट ऊपर, नाभि के 5 अंगुल ऊपर जो आपका पेन रहता है। और 5 अंगुल ऊपर दोस्तों, एक तो क्या होता है, वेट के हिसाब से भी ये डिफरेंस हो जाता है ना। ऑन एन एवरेज अपन ले सकते हैं 5-6 अंगुल पर। ओबीस पेशेंट में ये बढ़ सकती है, पर नाभि से सीधे आप ऊपर आ जाइए और जहाँ आपके दोनों लंग्स हैं उसके बीच में, नीचे बीच में जो गड्ढा सा दिखाई दे, वहाँ पेन है, तो ये इसकी वजह से हो सकता है। ये हो गया हार्ट वन, यानी कि सीने में जलन, जलन सी मचना। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स आ जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? गैस्ट्रोस्कोपी। गैस्ट्रोस्कोपी क्या दोस्तों? अपने एंडोस्कोपी का नाम सुना होगा। कैमरा डालते हैं मुंह के अंदर, उस कैमरे में पूरी ईसोफेगस के साथ साथ अंदर, जब वो अंदर तक जाती है, ईसोफेगस से होती हुई जब वो अंदर स्टमक तक जाती है, तो उसे अपन ने गैस्ट्रोस्कोपी कह दिया। अब इसका मैनेजमेंट क्या करें, ट्रीटमेंट क्या करें? भाई ट्रीटमेंट इसका एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स अवॉइड करनी है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स अवॉइड करनी है। पेन किलर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने हैं, एनाल्जेसिक अवॉइड करने हैं। डाइक्लोफेनिक हो गया, डाइनापार हो गया, डाइनारेस्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों, आइबुप्रोफेन हो गया है, सेरेटियोपेप्टाइड है, एसिलोफेनिक, पैरासीटामोल, ये सभी जो एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी ड्रग्स हैं इनको अवॉइड करना है। एल्कोहल अवॉइड करना है।
क्या करना है, एंटासिड यूज़ करना है। एंटासिड क्या दोस्तों, पेंटाप्रोजोल 40 mg 1 OD, एक टेबलेट दिन में एक बार। ये हो गई पेंटाप्रोजोल, ओमेप्राजोल। एंटासिड क्या करेगी, एंटासिड दोस्तों वहाँ पे एसिड का सीक्रेशन रोक देगी, जिससे जो वहाँ पे इरोजन हुआ है उसको वो इरिटेट ज़्यादा ना हो गैस एसिड की वजह से, ये उसको कम कर देगी। और कम करने के साथ साथ उसको हील होने का टाइम मिल जाएगा, उस घाव को भरने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि एलोपैथी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वही बात आ गई है कि अगर अपन पेंटोप दे रहे हैं, इसमें पेंटाप्रोजोल दे रहे हैं, तो वो एसिड सीक्रेशन रोक रही है। उसने एसिड सीक्रेशन रोक दिया, एसिड नहीं आ रहा है, तो भोजन आप जो लोगे वो पचेगा भी तो नहीं, समझ रहे। आपने कुछ खाया वो पचेगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एसिड नहीं है। एसिड नहीं है तो वो जो खाना है वो अच्छे से पिघलेगा नहीं ना, अच्छे से पिघलेगा नहीं तो वो अच्छे से पचेगा नहीं। पचोगे नहीं तो जो रस धातु बनेगा, जिससे अपन आयुर्वेद में जो धातुएँ बनती हैं साथ, जो रस धातु बनेगा वो रस धातु रस नहीं बनेगा, वो आम बनेगा, आम रस बनेगा। आम बना तो वही सभी चीज़ों का, सभी डिसीज़ का जो कारण जो आयुर्वेद में बताया है आम, वो वहाँ आ जाता है। अग्नि पूरी तरह से मंद हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी फिर, क्योंकि वो बार बार चीज़ हो रही है, एसिड है ही नहीं तो भूख नहीं लगेगी। तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में आ जाता है। लेकिन सही डाइट से भी इसे मैनेज किया जा सकता है फिर उसके साथ। अब आयुर्वेद पे आ जाते हैं दोस्तों, माफ़ कीजिए, क्रोनिक जो बचा है अपना, पहले अपन ने एक्यूट पढ़ लिया है, क्रोनिक पे आ जाते हैं। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की 3 स्टेज बताइए। क्रोनिक सुपरफिशियल यानी कि सबसे ऊपरी लेयर है वो डैमेज हुई है। म्यूकोसाइज नॉर्मल इन थिकनेस, देयर इज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। ठीक है दोस्तों, म्यूकोसा की थिकनेस अच्छी खासी रहती है, नॉर्मल रहती है। लेकिन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में उसकी जो थिकनेस है वो नॉर्मल बनी तो हुई है, देखिए लिखा हुआ ना म्यूकोसाइज नॉर्मल, उसकी थिकनेस नॉर्मल है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल, यानी कि वहाँ पे लिम्फोसाइट कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है, बार बार इरिटेट हो रही है। अभी बस इरिटेशन हो रहा है, थिकनेस नॉर्मल है पर इरिटेशन होने के कारण वहाँ पे लिम्फोसाइट आ गए हैं कि भाई कुछ खतरा है। यहाँ पे लिम्फोसाइट आ गए हैं, प्लाज्मा सेल्स भी आ गई हैं उसको रीजनरेट करने के लिए, पहले से ही आ गई है। तो जब वो इकट्ठी हो जाएंगी तो वो दिक्कत है फिर, क्योंकि इकट्ठी हो रही है ना, वो इकट्ठा हो रही है तो दिक्कत पैदा ज़रूर होगी। इसके बाद आ जाते हैं एट्रोपिक। एट्रोपिक देयर इज रिडक्शन ऑफ म्यूकोसा सेल्स इन द पाइलोरिक ग्लैंड्स, देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स, रिडक्शन ऑफ म्यूकोसा सेल्स इन द पाइलोरिक ग्लैंड्स। पाइलोरिक ग्लैंड्स क्या है दोस्तों, वह ग्लैंड जो अपना गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है, वो डिस्टर्ब होने लग गई है। तो वो गैस्ट्रिक जूस ही नहीं आ रहा है अच्छे से, गैस्ट्रिक जूस भी नहीं आ पा रहा है, तो फिर वो इंडाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जब वो ग्लैंड डिस्टर्ब हो रही है तो वहाँ पे फिर लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स और ज़्यादा आ रहे हैं। ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप आ गया गैस्ट्रिक एट्रोपी, द थिकनेस ऑफ म्यूकोसा वो रिड्यूस होने लग गई है। मेटाप्लेजिया इज कॉमन, वो थिकनेस कम होने लग गई है। तो यहाँ ये क्रोनिक स्टेज बहुत, ये भी अपनी तीसरी स्टेज पे पहुँच गई है। तो इस स्टेज से पहले डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि दोस्तों मेटाप्लेजिया कॉमन हो जाता है इस स्टेज पे आने के बाद। तो आप ये ध्यान रखेंगे, थर्ड गैस्ट्रिक एट्रोपी वाली स्टेज ना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की 3 स्टेज अपन ने पढ़ी, लेकिन इसके टाइप में अपन ने डिवाइड कर दिया है, इसको भी फिर सब टाइप में डिवाइड किया है। टाइप है क्रोनिक फंडल गैस्ट्राइटिस। अपन ने स्टमक के 3 रीजन देखे, उसमें जो फंडल रीजन पे अगर प्रॉब्लम है तो अपन ने उसे टाइप ए दिया है, जिसका नाम है क्रोनिक फंडल गैस्ट्राइटिस। इन ऑटोइम्यून डिजीजेस क्रोनिक गैस्ट्राइटिस अफेक्टिंग द बॉडी म्यूकोसा इज ड्यू टू एन इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, ये जो फंडल है वो मोस्टली ऑटोइम्यून कहा जाता है। ठीक है, लेकिन टाइप बी क्या है, क्रोनिक एंट्रल, यानी कि एंड, जो क्रोनिक जो स्टमक का जो पहला गेट है उस पे पास होता है फंडल, जो लास्ट गेट होता है वो होता है एंट्रल। तो गैस्ट्राइटिस इज लोकलाइज्ड टू द एंट्रम, इज ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और वेसिलस। ये इस एंजाइम की वजह से होता है। तो उस पे ये जो हो रहा है इन 2 एंजाइम्स की वजह से हो रहा है, तो इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ प्रेजेंट केस ऑफ एंट्रल गैस्ट्राइटिस इन ऑलमोस्ट 90% पेशेंट विद ड्यूडनल अल्सर एंड इन अबाउट 60% पेशेंट विद गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है दोस्तों, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्टोमक का एंड भी है और इधर से ड्यूडनम की स्टार्टिंग भी है। एंट्रल जो एंड पार्ट अपन ने बोला एंट्रल, और स्टार्टिंग पार्ट बोला था फंडल, तो एंड पार्ट पे अपन आ गए हैं। 60% ऑफ पेशेंट विद गैस्ट्रिक अल्सर के रहते हैं और 90% ड्यूडनल अल्सर के रहते हैं। समझ रहे, क्लिनिकल फीचर में भी एसिम्प्टोमेटिक और फीचर सिमिलर टू पेप्टिक अल्सर। एसिम्प्टोमेटिक रह सकते हैं
और फीचर्स रहेंगे तो कैसे रहेंगे, पेप्टिक अल्सर के समान। ये नहीं कि नाभि के ऊपर, नाभि के जस्ट ऊपर आपको पेन होगा। फिर वही बात, ओबीस पेशेंट में ये डिस्टेंस अलग हो जाता है, लेकिन अपन जो 9 एब्डोमिनल रीजन्स होते हैं, 9 भाग में जब अपन अपने जो होता है पेट को डिवाइड करते हैं तो फिर अलग अलग रीजन्स बनते हैं। तो वहाँ पे पेप्टिक अल्सर वाला जो रीजन रहेगा वो दोस्तों रहेगा एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। वहाँ पे पेन रहेगा और फिर सारे फीचर्स वही आपके नॉर्मल रहेंगे। नोज़िया वाले रह सकते हैं, हार्ट बर्न रह सकते हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन रह सकता है, ठीक है। ये सभी सिम्टम्स आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टिगेशन वेरियम मिल रहेगा, एब्सेंस ऑफ म्यूकोसल फोल्ड्स, यानी कि जो म्यूकोसा रहेगी उस म्यूकोसा में फोल्ड्स रहते हैं, वो फोल्ड्स पूरी तरह से फ्लैट हो जाते हैं या पूरी तरह से एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। बेरियम मील अपन एक्सरे करते हैं जिसमें बेरियम डालते हैं, और बेरियम डालने के बाद अपन उसकी जो एक्सरे आता है उसको अपन ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ अपने को देखेंगे कि म्यूकोसल फोल्ड्स अपने को देखने के नहीं मिलेंगे। बेरियम क्या करेगा दोस्तों, कॉन्ट्रास्ट मीडियम होता है, जब एक्सरे से निकल नहीं पाएगा तो ये अपनी छाप छोड़ेगा वहाँ पे, जहाँ जहाँ ये जाके चिपक जाता है, जमा हो जाता है, तो उसी तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे फोल्ड्स नहीं रहेंगे तो वो स्ट्रक्चर्स फ्लैट बनेंगे। गैस्ट्रोस्कोपी करा सकते हैं, गैस्ट्रिक बायोप्सी करा सकते हैं। ट्रीटमेंट वही एंटासिड दे दिया है। देखिए दोस्तों, अब ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है कि आप एक्यूट और क्रोनिक दोनों में ही पेंटॉप दे रहे हैं। गैस्ट्रिक म्यूकोसा बस गैस्ट्रिक के जूस सीक्रेट ना हो, आप सोच रहे हैं उससे ट्रीटमेंट हो जाए, लेकिन नहीं, उससे कुछ असर मिल जाएगा दोस्तों, फिर जो है वो बंदा पेशेंट जो है डाइट से दूर चला जाएगा। डाइट से दूर जाते ही प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो जाएगी। अब आते हैं दोस्तों आद्यमान, फ्लैटुलेंस, यानी कि पेट का फूलना, जिसे अपन ने कहा है गैस्ट्राइटिस। आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है डिजीज़, उधर में आटोप के साथ पीला होना, आद्यमान कहलाता है। आटोप यानी कि पेट फूल रहा है, उसके साथ पीड़ा भी हो रही है, तो उसे अपन ने आद्यमान कह दिया। आटोप में बस पेट फूलता है और आद्यमान में पेट दुखता भी है, ठीक है दोस्तों। वायु के वेग को रोकने से होता है, बिल्कुल सही बात है। वायु के वेग को आप रोक रहे हो तो पेट फूलेगा, क्योंकि अपान वायु की दृष्टि हो रही है वहाँ पे। निदान क्या है, वेग धारण किया है आपने, आहार का सम्यक रूप से पाचन नहीं हुआ है, रूक्ष आहार का अति सेवन किया है, पित्त का क्षय हुआ है। अब देखिए दोस्तों, पित्त का क्षय तो अपन पेंटॉप से ही कर दे रहे हैं, फिर तो पित्त का और क्षय हो जाएगा, तो इस स्थिति में ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो रूक्ष आहार का अति सेवन, रूक्ष आहार क्या हो जाएगा, मैदा आप खा रहे हो, बेसन आप खा रहे हो, ये जो रूखी सूखी चीज़ें हैं ये आप ज़्यादा खा रहे हो, है ना। रूक्ष आहार में वही आए कि भाई मैदा हो गया, वेदन हो गया, बेसन है, और क्या आ जाएगा आपका जो बाहर के पिज़्ज़ा है, बर्गर है, समोसा है, कचौड़ी है, और क्या ले सकते हैं अपन, आप पानी पूरी खाते हो वो है, तो ये सभी रूक्ष आहार में आ जाएंगे। डाइट में आप क्या ले रहे हो वो भी ज़रूरी है, आप ज़्यादा भूखा तो नहीं रह रहे हो, तो आहार का समय रूप से पाचन नहीं हो पा रहा है। पाचन कैसे कि आप किसी भी समय खा रहे हो, किसी भी समय उठ रहे हो, आपके कोई डाइट नहीं है, कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है खाने का, सोने का, उस स्थिति में आहार का पाचन नहीं होगा। पाचन नहीं होगा तो आहार सम्यक रस की जगह वो बनेगा आम रस, आम से रस बनेगा, तो वहाँ पे जो है धातुओं का पोषण नहीं होगा, फिर ये परिस्थिति उत्पन्न होगी। संप्राप्ति यानी कि दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी, देखते हैं। उपयुक्त निदानों के सेवन से पित्त का क्षय होता है, जिसके कारण आहार का सम्यक पाचन नहीं होता है, वायु की वृद्धि होती है। इन आहार का सेवन करने से वायु की वृद्धि होगी, पित्त का क्षय होगा। इस वृद्ध वायु को रोकने से उदर में शूल होगा, ठीक है। निदान सेवन, पित्त क्षय, आहार का पित्त कम हुआ यानी कि अग्नि कम हो गई, अग्नि कम हो गई तो आहार पचा नहीं तो वायु की वृद्धि हो गई। क्यों, क्योंकि वो आहार वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, उसने अपान वायु के मार्ग को रोक दिया है और बयान वायु के मार्ग को रोक दिया है, इसकी वजह से वायु की वृद्धि हुई, वेग धारण किया अपन ने, आटोप और उदर में शूल और आद्यमान हुआ। दो तरह के हैं, आद्यमान और प्रत्याद्यमान। आद्यमान पक्वाशय में आटोप वसूल, और प्रत्याद्यमान क्या रहेगा, आमाशय में। पक्वाशय क्या रहेगा, पक्वाशय यानी कि आपकी इंटेस्टाइन, वहाँ पे अगर सूल है यानी कि नाभि के आसपास, ये रीज़न सबका कॉमन रहेगा, चाहे वो 20% हो, नाभि के आसपास आपका पक्वाशय रहेगा, वहाँ पे पेन है, आटोप है, और साथ ही साथ सूल है यानी कि पेट, वहाँ पे दर्द है और क्या है, फूल रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, तो वो आद्यमान कहलाएगा। प्रत्याद्यमान में आमाशय रहेगा, इसमें हृदय में पीड़ा नहीं होती है, ये बात ध्यान रखें। चिकित्सा आमाजनाह और ट्विषजनाह के समान इनकी चिकित्सा रहती है दोस्तों। आद्यमान में आमाजनाह के समान। वमन निकटतम मार्ग, आमाशय यानी कि पेट का सबसे अच्छा पास कौन है, पेट के पास है मुंह, तो मुंह से अपन उस दोषों को बाहर निकाल दे।
फिर क्या करें अपन, दीपन दे दें, आम पाचक औषधियाँ दे दें और स्योदन और अभ्यंग करें। दीपन और आम पाचन से क्या होगा, पित्त बढ़ेगा दोस्तों, पित्त बढ़ेगा। और स्योदन और अभ्यंग से क्या होगा, जो वायु बढ़ा हुआ है वो वायु मेंटेन हो जाएगा। पुरी से जनहा में क्या करेंगे, विरेचन करेंगे, क्योंकि पगवासे के पास का स्थान क्या है, पुरीस मार्ग, यानी कि आपकी लटपोटी वाली जगह, उसमें अपन विरेचन देंगे, बस्ती देंगे। और बात अनुलोमन चिकित्सा करेंगे। अपान वायु का जो है मार्ग जो है, अपान वायु की जो गति है वो अनुलोमन गति अपन करवाएंगे। इसके बाद स्योदन और अभ्यंग से भी क्या होगा, बात का क्षय होगा, बात बैलेंस होगा। और कुछ चिकित्सीय योग हैं वो अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। शंख भस्म, प्रवाल पिष्टी, ये क्या करेंगी, ये पित्त को बैलेंस करेंगी। शंखवटी पित्त को बैलेंस करेंगी, महाशंखवटी पित्त को बैलेंस करेगी। आरोग्यवर्धिनी वटी दीपन पाचन का काम करेगी, ये भी मतलब अपनी अग्नि को बढ़ाएगी। लहसुन आदि वटी, ये भी अपनी क्या करेगी, दीपन पाचन का कार्य करेगी। चूर्ण में आ जाते हैं, लवण भास्कर चूर्ण, ये क्या करेगा, दीपन पाचन करेगा। साथ ही साथ दोस्तों ये वायु की गति है वो अनुलोम करवाएगा। हिंगवाष्टक चूर्ण भी यही काम करेगा, दीपन पाचन कराएगा, वायु की गति अनुलोम करवाएगा। दाढ़ी मस्तक चूर्ण पित्त को बैलेंस करेगा, अग्नि को दीपन करेगा, पाचन करेगा। त्रिफला चूर्ण भी ये सारे काम करेगा। पंचतकार चूर्ण भी यही करेगा। गंधर्व हरित की चूर्ण यही करेगा। आशा वरिष्ठ में आप द्राक्षा अरिष्ट ले सकते हो, द्राक्षा आसव ले सकते हो, दोनों पित्त को बैलेंस करेंगे। अव्या अरिष्ट सबसे अच्छी औषधि है पकवासई की आपकी इंटेस्टाइन के लिए। ये वायु इंटेस्टाइन को एक तरह से अव्या अरिष्ट रीजनरेट कर देता है दोस्तों। एरंड तेल अपन बात करें, 15 से 20 ml दूध में मिलाकर रात्रि में आप दें। एरंड तेल क्या करेगा दोस्तों, आपकी पगवासे की शुद्धि करेगा, वायु की गति को अनुलोमन करवाएगा, और जो वायु बढ़ा है उसका क्षय करेगा, और जो पित्त क्षय है उसकी वृद्धि करेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह की वीडियोस के लिए अपने चैनल के साथ बने रहें।